मुझे एक ही सपना आता है, और वो सपना मेरी नींद उड़ा देता है। इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते स्ट्रेंज। तुमने मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दिया है। उसमें से कौन और क्या निकल के आएगा कोई नहीं जानता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो ख्वाब से बढ़कर था। कुछ ऐसा जो हकीकत था। कुछ ऐसा जिसे लोग देख सकते, छू सकते। किसी चीज को बनाने के इरादे मजबूत होने चाहिए। जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। वो क्या है? हमारी मौत। Oh. कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। और वो क्या है? वक्त। वो हमारा वजूद लिख सकता है, समय रेखा बर्बाद कर सकता है। उस पर भरोसा मत करना। ये आदमी चाहे जो भी हो, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं और मुझे वो सब वापस पाने का मौका मिल सकता है। इंसान लुप्त होने की कगार पर खड़ा हो गया है। हम न सिर्फ कुदरत पर अपनी हुकूमत खो चुके हैं कि हम उसके सामने मजबूर हो चुके हैं। लौट कर आना। हमेशा ही आता हूं। ऊपर ये प्लेन ही है ना? लगता तो नहीं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें हिरोशिमा आइलैंड पर एक कोयले की खदान दिखाई जाती है जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा इस आइलैंड को जापानी सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटे से बच्चे को एक संकरी जगह में भेजता है क्योंकि वहाँ किसी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन बदकिस्मती के चलते ये बच्चा एक बड़े से विस्फोट के आगे नीचे मारा जाता है। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और बच्चे को उसके परिवार के पास सुपुत्र किया जाता है जो इसी माइन में काम करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है योन हलचूक नाम के एक आदमी पर जिसे कोरियन अपना लीडर मानते हैं। योन के सामने 3 कोरियन लड़के बैठे हुए होते हैं जिन्हें वो यहाँ से साइलेंटली भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के योन की बात मानकर रात के अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अफसोस एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर ये दोनों लड़के समंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक जहाज इन्हें भी पकड़ लेता है और ये दोनों भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधे कोरिया में, जहाँ हम एक मासूम से बच्ची सोही और उसके फादर ली कैंग ओके को देखते हैं, जो एक पार्टी में नाच गाना कर रहे थे। असल में ली एक बैंड चलाता है और सोही भी अपने पिता के साथ इसी बैंड पर काम करती है। ली एक खुशमिजाज बंदा है जिसकी म्यूजिक को लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय है, इसलिए पार्टी में आने वाले सभी लोग सेना में भर्ती होने वाले हैं और ये उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता क्योंकि उसने सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती की है और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। ली यहाँ से भागकर सीधा अपने दोस्त सुगियामा के पास पहुँचता है और कुछ ले देकर खुद भी सेना में जाने की जिद करता है, क्योंकि उसका भी सपना था कि वो बचपन से ही दुश्मनों के खिलाफ देश के लिए लड़ेगा। सुगियामा भी उसकी फीलिंग समझता है और उसे सेना में भेजने का इंतजाम करता है। अब आखिरकार 12 अप्रैल 1945 को वो दिन आता है जब इस शिप को सभी लोगों को लेकर हिरोशिमा आइलैंड पहुंचना था। ली उसकी बेटी और पूरे बैंड ग्रुप को इस ग्रुप में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन्हें जबरदस्ती शिप पर लाया गया। खैर कुछ देर के बाद शिप एक जगह पे रुकती है, जहाँ ली सुगियामा का लेटर दिखाते हुए सोल्जर से कहता है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है, लेकिन सोल्जर एक क्रीपी से स्माइल देकर इन सबको ले जाने की कोशिश करता है। तभी ली की नजर जमीन पर पड़े सुगियामा के अनगिनत लेटर्स पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसके और इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले इन सभी लोगों को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड भेज दिया जाता है। अड्डे पर पहुंचते ही जापानी सोल्जर्स इन सभी को बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं, जिससे हल्ला शुरू हो जाता है। यहाँ पुरुषों को अलग, महिलाओं और बच्चियों को भी अलग कर दिया जाता है। साथ ही एक बोर्ड पर बिठाकर सभी महिलाओं और बच्चों को सबसे दूर ले जाया जाता है। इसके बाद इन सभी को एक जगह पर ले जाकर इनसे इनका सारा सामान ले लिया जाता है, जहाँ ली अपनी रोलेक्स घड़ी सुपरवाइजर को देकर अपनी बेटी से मिलवाने की विनती करता है। इतने में कंपनी का जूनियर ऑफिसर यमारा आ जाता है। यमारा ली की हरकत देखकर उसे जापान का नेशनल सॉन्ग बजाने को कहता है, जिस पर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ शुरू हो जाता है। और इतने में कंपनी का मैनेजर सीमा जाकी भी यहीं पहुंचता है और इन सभी का स्वागत करता है। सीमा जाकी कहता है कि अब से तुम सभी हमारे लिए काम करने वाले हो। इसके बाद सभी मजदूरों के कपड़े उतारकर इन्हें सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही इन सभी का चेकअप किया जाता है, कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। इसके बाद इनके हाथ में एक स्लिप थमाई जाती है, जिस पर इनके खाने पीने से लेकर रहने सोने के खर्चे लिखे हुए थे, जिनका खर्चा अब ये कंपनी उठाने वाली है, लेकिन उनकी भरपाई इनके पगार से की जाएगी। और अगर किसी के महीने के खर्चा ज्यादा हुआ तो उसकी भरपाई अगले महीने की सैलरी से की जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अब ये सभी कोरियंस जापानियों के गुलाम बन चुके हैं। दूसरी तरफ महिलाओं को कम्फर्ट जोन में रखा गया है, जहाँ वो जापानी सैनिकों को एंटरटेन करेंगे। यही हम दो महिलाओं को बात करते हुए सुनते हैं, जिनमें से एक कह रही थी चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम यहाँ प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक महिला का पेट फाड़कर उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया था। इधर पगार से पैसे कटने के बाद भी मजदूरों को कीड़े मकोड़ों वाला खाना दिया जा रहा है और अगले दिन इन सभी को माइन से मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है और सैनिक उन्हें मार रहे होते हैं। ये देखकर एक जापानी जो छोटा सा गैंगस्टर है वो सुपरवाइजर से दो हाथ करने का डिसाइड करता है। तभी अमारा भी यहाँ आ जाता है। चोर सुपरवाइजर को हराने के बाद मजदूरों का लीडर बनने का ऑफर देता है। अमारा मान जाता है और चोर सुपरवाइजर को धोबी पछाड़ देकर मैदान से बाहर कर देता है और शर्त के मुताबिक मजदूरों का लीडर बन जाता है। हालांकि एक कोरियन यून कहता है कि ये एक जैपनीज है और हम कोरियंस को आपस में लड़ाना चाहता है, पर उसकी इस बात को कोई भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ सीमा जाके अपने लोगों के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ सोई भी होती है। सीमा जाकी अपने एक सुपरवाइजर को म्यूजिक बनाने को कहता है। ये सुनकर सोई कहती है कि ये मेरा सॉन्ग है और इसका म्यूजिक मेरे पापा ने दिया है, लेकिन सीमा जाकी उसकी बातें नहीं समझ पाती। वहीं दूसरी तरफ खदान में आग लग जाती है। वहीं जब सीमा जाकी को इस ब्लास्ट की खबर मिलती है तो वो खदान नंबर 2 बंद करने का आदेश देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यून भी इसी खदान में बंद है। इसलिए वो कैसे भी करके यून को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो कोरियंस हड़ताल कर देंगे। और यही ली और सोई भी थी जिन्होंने इन सब की पूरी बात सुन ली थी। और इसी बीच हाशिमा पर एक जोरदार धमाका किया जाता है, जिसमें सीमा मारा जाता है। वहीं जापानी अपने आप को बंकर्स में बंद कर कोरियंस को मारने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं यून आग बचाकर यहाँ से भागने लगता है।
जिसमें चोन नाम का आदमी उसे सहारा देता है, पर यू उसे भी मार देता है क्योंकि उसने भी वो अकाउंट रिकॉर्ड देख लिया था। हर क्राइम की तरह इस क्राइम पर भी सोई और ली की नजर पड़ जाती है और अब माला को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है जो कि उसे बताता है कि हिटलर मारा जा चुका है, और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम बरसाए हैं जिससे हिरोशिमा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसलिए इनमें से कुछ लोग हथियार वगैरह बनाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोग अपनी जान बचा सकें और जहाज पर कब्जा कर सकें। जिसके बाद ये लोग जहाज पर कब्जा करते हैं और कोयला शिप की बेल्ट के जरिए शिप पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ जापानी सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें ली भटका देता है और पार्क मार देता है। जिसके बाद ये लड़ाई और युद्ध यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद ये सभी लोग शिप पर चढ़ते हैं और वापस जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नागासाकी पर अमेरिका का परमाणु हमला हो जाता है, जिनके धमाके की लपटे की आग इनके सामने, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।